Good morning, student. I am your public head teacher, बेबी शर्मा. हम लेसन करेंगे आज भारतीय संघवाद, जिसको इंडियन फेडरलिज्म भी बोलते हैं. तो इसमें हम अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें लेसन आपको और भी क्लियर हो जाएगा और शॉर्ट में समझोगे तो आपको लेसन ज़्यादा लर्न होगा और उसका मीनिंग समझ में आएगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, जो कि लेसन का नाम भी है भारतीय संघवाद. तो संघात्मक सरकार का क्या अर्थ है? संघात्मक सरकार से अभिप्राय उस स्थिति से है जब केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा किया जाता है. यानी कि जो शक्तियां हैं वो संविधान द्वारा केंद्र और राज्य, क्योंकि हमारे भारत में केंद्र सरकारें हैं और राज्य सरकारें हैं, तो इनके द्वारा ही शक्तियों का विभाजन किया जाता है. और ये दोनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करती हैं. इसमें राज्यों की सत्ता अथवा स्वशासन सुरक्षित होता है तथा इसे केंद्रीय सरकार द्वारा कम नहीं किया जा सकता. ठीक है, जिस तरह से जो शक्तियां हैं सरकार के पास, उन शक्तियों को संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों में दोनों में बांट दिया जाता है और ये दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करती हैं. एक दूसरे के मामले में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती. इस शासन व्यवस्था में दो या अधिक रूप प्रचलित होते हैं, जैसे भारत में केंद्रीय सरकारें और राज्य सरकारें. सन 1992 के बाद स्थानीय शासन संस्थाएं शासन को चलाती हैं. नेक्स्ट करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन है, सत्ता के विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? यानी कि सत्ता के विकेंद्रीकरण से अभिप्राय यह है कि शासन की सत्ता को विभिन्न भागों में विभाजित किया जाता है. जिस प्रकार भारत में शक्तियों का विभाजन संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में किया जाता है. यानी कि जो शासन की सत्ता है उसको विभिन्न भागों में बांट दिया जाता है. और हमारे संविधान में 3 सूचियां हैं. फर्स्ट है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, तीसरी है संवर्ती सूची. थर्ड क्वेश्चन है कि भारत के संघीय तथा एकात्मक में देखो, अगर इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो एक प्लस आत्मक, यानी कि एक स्वरूप होना चाहिए. तो इसके स्वरूपों में क्या अंतर है कि संघीय स्वरूप कैसा है भारत में शासन में और एकात्मक कैसा है. तो संघात्मक शासन व्यवस्था में तो शासन के 2 या 2 से अधिक स्तर पाए जाते हैं. देखो ठीक है, एक एकात्मक है तो यानी कि एक ही स्तर आपको मिलेगा. इसके विपरीत संघात्मक 2 भी मिल सकते हैं स्तर और 2 से अधिक भी पाए जा सकते हैं. जैसे केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार है, राज्य स्तर पर राज्य सरकार है और स्थानीय स्तर पर स्थानीय स्वशासन संस्थाएं हैं. जैसे शहरी एवं ग्रामीण संस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में शासन को चलाती हैं, जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत समस्त देश में केवल एक ही सरकार का शासन होता है तथा अन्य इकाइयां केंद्र सरकार के अधीन रहकर कार्य करती हैं. इसका एक उदाहरण हम लेते हैं, जैसे नेपाल में एकात्मक शासन व्यवस्था है और जबकि भारत में संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है. फोर्थ क्वेश्चन है, संसद को राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार कब मिलता है? कि संसद को जो राज्य सूची में विषय दिए जाते हैं उनके ऊपर कानून बनाने का कब अधिकार मिलता है? देखो फर्स्ट है, यदि राज्यसभा सदन में उपस्थित सदस्य अपने 2/3 बहुमत के साथ राज्य सूची में सम्मिलित किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दें तब. सेकंड है, राष्ट्रपति द्वारा संकटकालीन स्थिति की घोषणा कर देने पर. मैंने आपको बताए थे 3 तरह के आपातकालीन उपबंध होते हैं 352 से 360 में. तो जब भी देश में ऐसा लगता है कि कोई संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है तो राष्ट्रपति उस समय पूरे देश में संकटकालीन स्थिति की घोषणा कर सकता है. तो उस टाइम संसद को राज्य सूची
पर विषय राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। 5th क्वेश्चन है अवशिष्ट शक्तियाँ किन्हें कहते हैं। यानी कि जब संविधान बना था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो बनकर ये तैयार हो गया था। तो उस समय जो शक्तियाँ थी उनका बंटवारा कर दिया गया था। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें उन शक्तियों को बांट दिया गया था। बट अब समय के अकॉर्डिंग क्या होता है कि नई नई चीज़ें हैं वो उपलब्ध होती रहती हैं, तो उन शक्तियों को किस में रखा जाए, तो उनको ही अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं। कि यानी कि जो शक्तियाँ शेष रह गई थी, जो बच गई थी, वो अवशिष्ट शक्तियों में है। तो जो संविधान का अनुच्छेद 248 है, उसके अकॉर्डिंग संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इन तीनों में से कुछ विषयों को किसी भी सूची में शामिल नहीं किया गया है। तो उन विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार होगा वो संसद को प्राप्त होगा। संसद किस में आती है? केंद्र स्तर पर आती है। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि मैडम यहाँ पर संसद बोल रही है और वैसे केंद्र। तो संसद जो आती है वो केंद्र स्तर पर होती है। राष्ट्रपति ने देखो आपातकाल की घोषणा की थी, तो राष्ट्रपति किस स्तर पर है? केंद्र स्तर पर। 6th क्वेश्चन है समवर्ती सूची पर एक नोट लिखें। यानी कि 3 सूचियाँ बताई गई हैं, तो यहाँ पर समवर्ती सूची के बारे में बताना है कि समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा वैसे बताती हूँ। देखो 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती। संघ सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार को है, राज्य सूची पर राज्य सरकार को, समवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों सूचियों को ये अधिकार प्राप्त है। समवर्ती सूची पर दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों को है। तो समवर्ती सूची पर दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों को ही प्राप्त है। परंतु यदि इन दोनों सरकारों में किसी प्रकार का कोई टकराव या विवाद उत्पन्न होता है, तो लास्ट में किसका फैसला मान्य होता है? केंद्र सरकार का। समवर्ती सूची में जो विषय हैं जैसे शिक्षा, वन, गोद लेना, समाचार पत्र आदि विषयों को शामिल किया गया है। 7th क्वेश्चन है संघात्मक सरकार के कोई 2 गुण बताएं। फर्स्ट है इसमें स्थानीय एकता और अक्षेत्रीय स्वशासन के गुण विद्यमान होते हैं। सेकंड, संघीय सरकार में राष्ट्रीय महत्व के विषय केंद्र अधीन होते हैं और स्थानीय महत्व के विषय प्रांतीय इकाइयों के अधीन होते हैं। शक्ति के इस विभाजन के कारण प्रशासन में दक्षता आ जाती है। फिर संघात्मक सरकार के कोई 2 दोष कि इसके अंदर ऐसे क्या फॉल्ट हैं वो बताने हैं। फर्स्ट है संघीय सरकार में युद्ध या विदेश नीति का संचालन उत्साहपूर्वक नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्थानीय सरकारें राष्ट्रीय सरकार को सहयोग नहीं करती। 9th सेकंड है इसका कि संघीय सरकार में 2 सरकारें होने के कारण कार्यों में देरी और खर्च बढ़ जाता है। कानून निर्माण और प्रशासन की भी दोहरी प्रणाली होती है। एकात्मक सरकार के कोई 2 गुण लिखें। एकात्मक शासन व्यवस्था में कानून, नीति और प्रशासन में एकरूपता पाई जाती है। यह प्रणाली शक्ति एवं गति से कार्य करती है। विदेशी एवं आंतरिक मामलों में भी यह प्रणाली साहस और उत्साह से कार्य करती है। लास्ट क्वेश्चन है इसमें एकात्मक सरकार के कोई 2 दोष। इस प्रणाली का मुख्य दोष यह है कि स्थानीय इकाइयों को स्वशासन के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। दूसरा दोष इसमें यह होता है कि इसमें साधारण और स्थानीय मामलों को महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि सरकार स्थानीय मामलों से अनभिज्ञ रहती है। क्योंकि एकात्मक सरकार में केवल एक ही व्यक्ति का शासन होता है,
वही सारा का सारा शासन चलाता है। तो इसमें ये दोष पाए जाते हैं क्योंकि वो स्थानीय और साधारण मामलों में कोई सी भी प्रकार की कोई रुचि नहीं लेते। तो इस तरह से एकात्मक सरकार में ये कुछ दोष पाए जाते हैं। तो यहाँ तक आप ये 10 क्वेश्चन हैं, इन 10 क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से लर्न करें। ओके।